बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ नोमान शाह अल्हम्द कोचिंग अकेडमी के प्लेटफॉर्म से। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, उसका ग्राफ किस तरह होता है, कहाँ कहाँ पे हम इसको देख सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, इससे रिलेटेड आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर डिफिनीशन को देखा जाए तो डिफिनीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं ये आगे चल के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कोई भी इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में हो और उसमें x का जो बड़े से बड़ा पावर हो वो 2 हो, वो पॉलिनोमियल भी होना चाहिए। पॉलिनोमियल क्या होता है तो ऐसे आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन x का बड़े से बड़ा पावर जिसमें 2 हो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो यहाँ पे क्वाड होता है, स्क्वाड का मतलब होता है 2 यानी स्क्वायर, क्योंकि इसमें वेरिएबल का पावर बड़े से बड़ा पावर 2 होता है। इसी के बेस पे हम इसको कंसिडर करते हैं एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसलिए इसको क्वाड्रेटिक कहा जाता है, क्योंकि क्वाड का मतलब 2 होता है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर हमारे पास 2 होता है। इसको इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 भी कहा जाता है, यानी इसमें वेरिएबल जो x होता है इसकी पावर 2 होती है, इस वजह से इसको इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 भी कहा जाता है। इसके साथ अगर आगे हम देखें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कहते हैं। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हमारे पास सबसे पहले x स्क्वायर हो, उसके बाद x हो और फिर कांस्टेंट टर्म हो और राइट साइड पे हमारे पास 0 हो, तो ऐसे इक्वेशन को, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, यहाँ पे a b और c जो है ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट्स है, ये कोई रियल नंबर्स है। ये जो a की वैल्यू है ये 0 नहीं हो सकती, ये इक्वल टू 0 नहीं आ सकती, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 आ जाए तो मतलब x स्क्वायर का जो ये वाला टर्म ये खत्म हो जाएगा, तो फिर ये लीनियर बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। इसके अलावा b और c कहीं ना कहीं 0 आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस में आते हैं, और ये x जो है इसको वेरिएबल्स कहा जाता है या अननोन भी कहा जाता है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब आते हैं पॉलिनोमियल की तरफ। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल को जानने से पहले हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके बाद हम फिर पॉलिनोमियल की बात करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 चीजें होती है। ठीक है, उन 3 चीजों को जब हम कंबाइन करते हैं तो उससे हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। सबसे पहले हमारे पास कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? वो वैल्यू, वो नंबर या वो क्वांटिटीज की वैल्यू फिक्स्ड हो, जैसे नंबर्स हमारे पास 2 या 32 या 82 वगैरह, जितने भी नंबर्स होते हैं इनकी वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं होती, तो इनको हम कांस्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारे पास कांस्टेंट्स होते हैं, दूसरा हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? वो अननोन क्वांटिटी जिनकी वैल्यू हमें पता ना हो, और इनको आपको पता है हम इसको डिनोट करते हैं x y z u या v वगैरह, जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं उनकी वजह से हम वेरिएबल, क्योंकि उनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, तो उसको डिनोट करने के लिए हम इंग्लिश अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट्स वो क्वांटिटी या वो नंबर जो फिक्स होते हैं, जो चेंज नहीं होते। वेरिएबल वो क्वांटिटी होती है जो कि चेंज होती रहती है, जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं हो। 2 चीजें हो गई। तीसरी बात हमारे पास है कि अरिथमेटिक ऑपरेशन। मैथ्स में हमारे पास बेसिकली 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। एक हमारे पास है डिवीजन, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक, इसको हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं। अब जब इन कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को हम विद द हेल्प ऑफ दीज 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस कंबाइन करें, यानी वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को कंबाइन करें इन 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन की मदद से, तो उनको हम कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2x + 1, यहाँ पे 2 और 1 हमारे पास कांस्टेंट्स है, x वेरिएबल है, और यहाँ पे एडिशन और इधर मल्टीप्लिकेशन का मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हुआ है, और उसकी मदद से हमने वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन किया, तो इसको हम कह सकते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसी तरह अगर एक और लेके 2x और इसके ऊपर स्क्वायर रूट +1, तो ये भी हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस तरह हम x + 1/x, इसको भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स को हमने कंबाइन किया विद द हेल्प ऑफ दीज 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल्स और कांस्टेंट को कंबाइन करना इन 4 ऑपरेशन की मदद से, सिंपल, इसको हम कहते हैं
अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अच्छा, एक होता है एक्सप्रेशन, दूसरा होता है इक्वेशन। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फर्क होता है? एक्सप्रेशन में हमारे पास इक्वेशन का कोई एक पार्ट होता है, और इक्वेशन सिंपल वो होता है जिसमें इक्विलिटी हो। जैसे अगर मैं इक्वल टू 5 लिखूं तो अब ये इक्वेशन बन गया, इसको हम अलजेब्राइक इक्वेशन कहेंगे। और ये जो यहाँ पे इक्विलिटी नहीं है तो उसको एक्सप्रेशन कहा जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, इक्विलिटी होगी तो इक्वेशन, इक्विलिटी नहीं होगी तो वो एक्सप्रेशन होगा। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से आगे आते हैं पॉलिनोमियल्स की तरफ। अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को अगर आपने जान लिया है तो पॉलिनोमियल्स को पहचानना, इसको समझना मुश्किल नहीं है। पॉलिनोमियल्स हमारे पास वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जहां जिनमें वेरिएबल्स के जो पावर्स होते हैं, वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल्स के पावर हमारे पास वो पॉजिटिव इंटीजर्स या होल नंबर्स हो, उनको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इधर लिखता हूँ x² + 2x + 1 = 0, यहाँ पे अगर x का पावर आप देखें तो 2 है, इधर x का पावर 1 है, और ये हमारे पास होल नंबर्स है। होल नंबर्स आपको पता है ये 0 से स्टार्ट होते हैं, वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू 100, इनको हम कहते हैं होल नंबर्स। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो वेरिएबल का पावर इधर 2 है और इधर 1 है, ये दोनों हमारे पास होल नंबर्स के अंदर मौजूद है, तो इस वजह से ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमारे पास पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस तरह और भी बहुत से पॉलिनोमियल हो सकते हैं, जिस तरह x³ + x² - 3x + 7 = 0। यहाँ पे अगर वेरिएबल्स को देखा जाए, इधर पावर 3, इधर 2, इधर 1, तो ये भी हमारे पास होल नंबर्स है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल बना। तो वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिनके पावर आपके पास होल नंबर्स हो, वो क्या होंगे? वो पॉलिनोमियल्स होंगे। मतलब इनमें से हम कौन से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हम कौन से वेरिएबल्स को निकालेंगे तो फिर हमारे पास पॉलिनोमियल्स आएगा। एक तो वो पावर यानी एक्सपोनेंट्स या पावर्स आपके पास नेगेटिव जो है वो नहीं आनी चाहिए। दूसरा, फ्रैक्शन में पावर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये दो पावर्स निकाल के बाकी होल नंबर्स ही बचते हैं, वो पावर्स आएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? फिर वो पॉलिनोमियल्स। अगर हम x + 1/x को देखें = 0, तो ये हमारे पास क्या पॉलिनोमियल होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि x प्लस ये x अगर ऊपर लेके जाएंगे, इसका पावर +1 है, ये ऊपर -1 बन जाएगा, तो x माइनस ये x + x पावर -1 बन जाएगा। इधर पावर नेगेटिव आया, हमने कहा कि पावर नेगेटिव नहीं हो सकता, जब पावर नेगेटिव आया तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है मगर पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह अगर हम 2x² + 1 = 0 अगर इसको लिखे, तो यहाँ पे x² है, आपको पता है ना स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो इधर ये 1/2 पावर होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन में है। तो जब ये फ्रैक्शन में है तो मतलब ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है मगर पॉलिनोमियल नहीं है। अब वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिनकी वैल्यूज हमारे पास क्या? होल नंबर्स। अब हमने जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा था ax² + bx + c = 0, ये भी एक पॉलिनोमियल है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे 2, यहाँ पे पावर 1 है, 2 और 1 होल नंबर्स हैं, तो ये एक पॉलिनोमियल है। और ये सेकंड डिग्री है। सेकंड डिग्री पे कैसे कहते हैं कि वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर इसमें 2 होना चाहिए। ठीक, तो मतलब अब होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिनमें वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल के पावर्स होल नंबर्स हो, और फिर वो पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। और फिर उन पॉलिनोमियल्स में जिसमें सबसे बड़े से बड़ा पावर x का वो 2 हो, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप समझ गए होंगे। आगे आते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c, इसका जो ग्राफ होता है वो हमारे पास एक पैराबोला शेप, इसको पैराबोला कहते हैं, इस शेप कर्व शेप में बनता है। ये शेप आपने अक्सर मुख्तलिफ डिज़ाइंस में देखा होगा, घरों में या मुख्तलिफ जगह पे बिल्डिंग्स बनते हैं या मस्जिद के मेहराब वगैरह में इस तरह के डिज़ाइन होते हैं। ये डिज़ाइन, ये ग्राफ इस तरह भी आ सकता है, ये इस तरह भी आ सकता है, ये इस तरह भी आ सकता है, मगर होगा इस तरह पैराबोला शेप ही होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा इसी तरह टाइप का आता है। इसकी पोजीशन डिफरेंट हो सकती है मगर इसकी जो शेप होती है वो वही होती है, ये सेम होती है। ठीक है, इसकी इस पैराबोलिक शेप की वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बहुत जगहों पे आपको ये नजर आएगा।
अब आप देखते हैं हम बॉल्स को जब फेंकते हैं या एक क्रिकेटर एक बॉल को हिट करता है तो वो जिस पाथ को फॉलो करता है वो एक पैराबोलिक पाथ होता है। एक मिसाइल जब फायर किया जाता है उसका जो पाथ होता है वो एक पैराबोलिक पाथ होता है। एक फुटबॉल को जब एक फुटबॉलर हिट करता है तो उसका जो पाथ होता है वो एक पैराबोलिक पाथ होता है, ठीक है। या हम स्टोन्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हम फायर करते हैं या फेंकते हैं थ्रो करते हैं तो उसका जो पाथ होता है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इसके अलावा आजकल जितने भी आर्किटेक्चर्स वगैरह होंगे वो जो बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं जो मुख्तलिफ मुनफरद किस्म के दिलकश डिज़ाइंस बनाते हैं वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए बनाते हैं। जिस तरह के आपने इस तरह की ब्रिजेस देखी होंगी, इस ब्रिज का ये जो डिज़ाइन बना है यहाँ पे एक पैराबोला बन रहा है। एक पैराबोला जब बनेगा तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कार फरमा है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए इसका ये डिज़ाइन जो है वो बनाया गया है। इसी तरह अगर इस इक्वेशन को आप देख लें तो इस डिज़ाइन को अगर आप देख लें तो इसमें आपको पैराबोला नज़र आ रहे होंगे, मतलब इसका जो डिज़ाइन है वो भी पैराबोला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए ही बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर इस शेप को देखा जाए तो यहाँ पे भी एक पैराबोला है, वो एक पैराबोला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करके ही इस डिज़ाइन को बनाया गया है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन की तरफ आते हैं। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इससे पहले डिफिनीशन की उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ और इसके यूज इस डेली लाइफ एप्लीकेशन के मुतालिक बात की। अब आते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने बुक की तरफ। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होता है, जिस तरह हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे जो वेरिएबल आपको नजर आ रहा है, इस वेरिएबल में अगर हम कोई वैल्यू पुट करें जिससे ये सेटिस्फाई हो जाए, ये इक्वेशन सेटिस्फाई मतलब लेफ्ट और राइट हैंड साइड यहाँ पे 0 है तो इधर भी 0 आ जाए, तो x की ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो यहाँ पे पुट करके इससे दोनों साइड पे 0 आ सकता है, तो उन वैल्यूज को हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसको सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता है, ठीक है। सेटिस्फाई का मतलब ये है कि दोनों साइड इक्वल आ जाए, इसको सोल्यूशन भी कहा जाता है। और दूसरा वर्ड इसको रूट्स या जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसको पुट करने से दोनों साइड पे 0 आ जाते हैं, ठीक है। x की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन हमारे बुक के मुताबिक हम 3 तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास है फैक्टराइजेशन के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर और तीसरा मेथड है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये तीनों मेथड्स बारी बारी हम पढ़ेंगे और इसके से रिलेटेड बुक में जो क्वेश्चंस होंगे उसको सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, और वन बाय वन एक एक मेथड को समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फैक्टराइजेशन के बारे में बात करेंगे और उसके ऊपर जितने क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज 1.1 में वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।